फिल्म की शुरुआत एक फ्लैश फॉरवर्ड से होती है, जहां बेन मिलर खुद को लकड़ी के पैनल वाले एक बेहद शानदार स्टडी रूम में फंसा हुआ पाता है। वो बुरी तरह घबराया हुआ है और कमरे की दीवारें उसे कुचलने के लिए तेजी से अंदर की तरफ खिसक रही है, जबकि वो बदमाश होकर बाहर निकलने के लिए 4 डिजिट का कोड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सिकुड़ते हुए कमरे में बिखरे सुरागों की मदद से बेन एक स्लाइड पहेली को सुलझाने और उस रहस्यमयी मैसेज का मतलब समझने की हर मुमकिन कोशिश करता है। दीवारें बिल्कुल पास आ जाती है और उसके पास बाहर निकलने का रास्ता खोलने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स बचते हैं। तभी आखिरकार उसे वो 4 डिजिट का कोड मिल जाता है। ऐसा लगता है कि बेन दीवारों के बीच पिसकर मारा जाता है और तभी कहानी 3 दिन पीछे चली जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात जोई डेविस से होती है, जो फिजिक्स की बेहद होशियार स्टूडेंट है। वो यूनिवर्सिटी में क्वांटम जेनो इफेक्ट पर एक लेक्चर अटेंड कर रही है, लेकिन वो लोगों से घुलने मिलने के डर, सोशल एंजाइटी से जूझ रही है। जोई के प्रोफेसर उसे थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में अपनी हिचक तोड़कर दुनिया का सामना करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ जेसन वॉकर नाम का एक अमीर और घमंडी स्टॉक ट्रेडर अपने ऑफिस में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट संभाल रहा है और शेयर बाजार पर बड़े बड़े दांव लगा रहा है। वहीं बेन मिलर एक ग्रोसरी स्टोर में मामूली सी नौकर करता है। जब वो अपनी तंगहाली दूर करने के लिए मैनेजर से एक्स्ट्रा शिफ्ट मांगता है, तो उसकी गैर जिम्मेदाराना आदतों और खराब अतीत की वजह से मैनेजर उसे मना कर देता है। बेन, जोई और जेसन इन तीनों को डाक के जरिए लकड़ी का एक बेहद जटिल और रहस्यमयी पजल बॉक्स, पहेली वाला डिब्बा मिलता है। यह अनोखा पार्सल देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं और इसके अंदर छिपी पेचीदा पहेलियों को सुलझाने में जुट जाते हैं। जैसे ही वे इस पजल बॉक्स को सुलझाते हैं, उसमें से एक सुनहरा टिकट बाहर निकलता है। इसमें उन्हें माइनस स्कैप रूम्स की तरफ से एक अनोखे स्कैप रूम चैलेंज में हिस्सा लेने का न्योता दिया गया था और जीतने वाले को $10,000 का नकद इनाम देने का वादा किया गया था। बेन काम के दौरान अपने इस इनविटेशन कार्ड को देखता है, जिसमें उसे शिकागो शहर के माइनस कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया था। पैसों की सख्त जरूरत होने के कारण वो भी अपनी किस्मत आजमाने का मन बना लेता है। 6 बिल्कुल अनजान लोग, जोई, जेसन, बेन, अमांड, माइक और डैनी बताए गए माइनोस कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचते हैं और तीसरी मंजिल पर बने एक आलीशान वेटिंग रूम में जमा होते हैं। जैसे ही बेन स्मोकिंग करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, दरवाजे का हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। उन सबको जल्द ही समझ आ जाता है कि यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है और वो वेटिंग रूम ही असल में उनका पहला स्कैप रूम है। दीवारों के पीछे छिपे विशाल हीटर अचानक चालू हो जाते हैं, जिससे वो वेटिंग रूम किसी भट्टी की तरह तपने लगता है। डैनी, जो पहले भी कई स्कैप रूम खेल चुका था, घबराए हुए लोगों को इस गेम के बुनियादी नियम समझाने की कोशिश करता है। सभी खिलाड़ी अपना परिचय देते हैं। माइक एक पूर्व ट्रक ड्राइवर है, जबकि जेसन डींगे मारता है कि वो देश भर में 90 से ज्यादा स्कैप रूम चैलेंज पूरे कर चुका है। जैसे जैसे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, पूरा ग्रुप बाहर निकलने के सुराग ढूंढने लगता है। वे ध्यान देते हैं कि कमरे में रखी किताबें और फ्रेम किए गए दस्तावेज किसी डॉक्टर वुटन यू नाम के रहस्यमयी इंसान के नाम पर हैं। जोई की नज़र एक अलमारी में रखी फ़ारेनहाइट 455 नाम की किताब पर पड़ती है। बड़े बड़े हीट लैंप्स चालू हो जाते हैं और कमरे में झुलसा देने वाली गर्मी फैल जाती है। तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंचने से लोगों में बुरी तरह भगदड़ मच जाती है। उन्हें टेबल पर रखे कुछ खास कोस्टर्स ग्लास रखने की जगह मिलते हैं। वेंटिलेशन का रास्ता खोलने के लिए उन कोस्टर्स पर तरल पदार्थ से भरे गिलास रखकर दबाव बनाना जरूरी था। कमरा आग की भट्टी बन चुका था और दीवारों से लपटें निकल रही थीं। तभी उन्हें एहसास होता है कि आखिरी कोस्टर पर रखने के लिए उनके पास एक गिलास कम पड़ रहा है। बेन तुरंत दिमाग लगाता है और अपनी फ्लास्क में रखी शराब से आखिरी गिलास भर देता है। इससे आखिरी सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और वेंटिलेशन का दरवाजा सही समय पर खुल जाता है। वे सब बदमाश होकर हवा की नली वेंट के अंदर रेंगने लगते हैं और ठीक उसी पल उनके पीछे वो भट्टी जैसा कमरा एक बड़े आग के गोले में बदल जाता है। वे बाल बाल अपनी जान बचा पाते हैं। वेंट से बाहर निकलते ही वे दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, जो बर्फ से ढके जंगल के बीच बनी एक जमा देने वाली बर्फीली झोपड़ी कॉटेज जैसा दिख रहा था। उनके अंदर आते ही बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में हड्डियां गला देने वाली ठंडी हवा चलने लगती। उन्हें समझ आता है कि तापमान इतनी तेजी से गिर रहा है कि वे ठंड से जमकर मर सकते हैं। उन्हें बाहर जाने वाला दरवाजा बर्फ से जमा हुआ मिलता है और जम चुकी झील के बीचों बीच बर्फ की एक ठोस सिल में फंसी हुई चाबी नजर आती है। चाबी निकालने के लिए वे किसी औजार की तलाश करते हैं। उन्हें एक पेड़ पर कांटा फिशिंग रोड और लकड़ी पर उकेरा हुआ एक सुराग मिलता है, जिस पर लिखा था ट्रू नॉर्थ एक झूठ है, ताकि उस चुंबक से चाबी वाली बर्फ की सिल को पास खींच सकें। माइक बड़ी समझदारी से फिशिंग रोड से गहरे पानी में गिरे चुंबक को बाहर निकाल लेता है, जिससे उन्हें बर्फ की सिल को करीब लाने का जरिया मिल जाता है। डैनी बर्फ की सिल लाने के लिए जमी हुई झील पर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे की पतली बर्फ चटकने लगती है। अचानक बर्फ टूट जाती है और डैनी सीधे बर्फीले पानी में जा गिरता है। पानी का तेज बहाव उसे बर्फ की परत के नीचे खींच लेता है और बाकी लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद डैनी डूबकर मर जाता है।
डैनी की मौत से दहल चुके बाकी पांचों खिलाड़ियों को एहसास हो जाता है कि यह गेम सच में जानलेवा। वे किसी भी तरह बर्फ की उस सिल को पिघलाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। बेन के लाइटर और अपने शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करते हुए सब बारी बारी से बर्फ की सिल को अपने नंगे शरीर से सटाकर पिघलाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। ठंड के मारे हाथ पैर सुन्न होने के बावजूद वे बेहोश होने से ठीक पहले उस बर्फ को इतना पिघला लेते हैं कि चाबी बाहर निकल आए। वे तुरंत दरवाजा खोलते हैं और जमने से ठीक पहले उस बर्फीले कमरे से भागकर अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। अब वे तीसरे कमरे में दाखिल होते हैं। यह एक उल्टा बना हुआ पूल बार था जहां सब कुछ छत से लटक रहा था और पूरा कमरा एक खुली लिफ्ट की गहराई के ऊपर टिका हुआ था। तभी डाउनटाउन गाने का एक अजीब और उल्टा म्यूजिक बजने लगता है और फर्श के लकड़ी के तख्ते एक एक करके सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरने लगते हैं। जोई को एहसास होता है कि सारे सुराग उल्टा लटके पूल बार के 8 बॉल गेम और छत पर लगी पहेली से जुड़े हुए हैं। अमांड अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उल्टे लटके फर्नीचर के सहारे चढ़ती है और छत पर लगी पूरी स्टिक क्यूब को निकाल लाती है। अमांड छत के लॉकर से 8 बॉल वाली चाबी तो निकाल लेती है, लेकिन तभी फर्श का एक और बड़ा हिस्सा नीचे जाता है और वो एक लटकते हुए पाइप पर अकेली फंस जाती है। पूरा फर्श नीचे खाई में समा रहा था, इसलिए अमांड बिना देर किए 8 बॉल वाली चाबी को दूरी से जेसन की तरफ फेंक देती है ताकि बाकी लोग बाहर निकल सकें। चाबी फेंकने के बाद अमांड का हाथ पाइप से फिसल जाता है और वो सैकड़ों फीट नीचे लिफ्ट की शाफ्ट में गिरकर अपनी जान गंवा देती है। वो बाकी सबको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देती है। यह बिल्कुल एक अस्पताल के वार्ड जैसा बना हुआ था जहाँ 6 बेड लगे थे और हर बेड पर उनकी अपनी मेडिकल फाइल रखी हुई थी। फाइलों को देखकर वे दंग रह जाते हैं। हर खिलाड़ी अतीत में हुए किसी न किसी भयानक हादसे का इकलौता जिंदा बचा इंसान था। जोई प्लेन क्रैश में बची थी, जेसन नाव हादसे में, बेन कार एक्सीडेंट में, माइक खदान रहने से, अमांड बम धमाके में और डैनी गुफा में फंसकर बचा था। उन्हें समझ आ जाता है कि माइनोस कंपनी ने जानबूझकर उन सबको चुना था क्योंकि वे सब हादसों के अकेले सर्वाइवर थे। ये देखने के लिए एक खौफनाक खेल रचा गया था कि उनका बचना महज एक इत्तेफाक था या उनके अंदर सच में कोई खास बात थी। अचानक कमरे में जहरीली गैस बनने लगती है और एक ईकेजी हार्ट रेट मॉनिटर चालू हो जाता है। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें दिल की धड़कन हार्ट रेट का एक खास कोड चाहिए था। जोई को समझ आ जाता है कि यह गेम सिर्फ उन्हें मारने के लिए बनाया गया है। पहेली सुलझाने के बजाय वो गेम खेलने से मना कर देती है और गुस्से में कमरे के कैमरे और ऑक्सीजन पाइप तोड़ने लगती है। जेसन को लगता है कि दरवाजा खोलने के लिए दिल की धड़कन को बहुत तेज करना होगा। भागने की हड़बड़ी में वो एक मेडिकल डिफिब्रिलेटर, शॉक देने वाली मशीन उठाकर माइक को बिजली झटका दे देता है। बिजली के भारी झटके की वजह से माइक को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। तब जेसन को एहसास होता है कि दरवाजा खोलने के लिए धड़कन को तेज नहीं बल्कि बेहद धीमा लो हार्ट रेट करना था। जेसन खुद को ईकेजी मॉनिटर से जोड़ता है, अपनी सांसें शांत करता है और अपनी धड़कन को 50 से नीचे ले आता है, जिससे आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। जेसन और बेन दरवाजे की तरफ भागते हैं। जोई उनके साथ जाने से मना कर देती है और जहरीली गैस से भरे कमरे में ही रुक जाती है, जहां वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जेसन और बेन रेंगते हुए 5वें कमरे में जाते हैं। यह कमरा अजीबोगरीब आकृतियों से भरा हुआ था जो आंखों को भ्रमित कर रही थी। यहाँ हवा में एक खतरनाक नर्व टॉक्सिन, दिमाग को सुन्न करने वाला जहर फैला हुआ था। जहर के असर से उन्हें भ्रम होने लगता है और उनके शरीर कांपने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा और जहर का असर खत्म करने वाली एंटीडोट की सिर्फ एक शीशी मिलती है, यानी दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच सकता था। जैसन अपनी असलियत दिखाते हुए कबूल करता है कि अतीब के उस नाव हादसे में उसने खुद को बचाने और कोड चुराने के लिए अपने ही साथी का खून कर दिया था। इसके बाद उसे एक अकेली एंटीडोट की शीशी के लिए बेन और जैसन के बीच एक खूनी और जानलेवा हाथापाई शुरू हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए बेन पूरी ताकत लगा देता है। वो जेसन पर भारी पड़ता है और कांच की एक भारी चीज से उसका सिर कुचलकर उसे मार देता है। इसके बाद बेन तुरंत वो एंटीडोट अपने शरीर में लगा लेता है। असर कम होने पर बेन की दृष्टि साफ होती है। वो दीवार पर बनी पहेली को सुलझाता है और रेंगते हुए आखिरी कमरे में पहुंच जाता है। बेन छठे कमरे में दाखिल होता है। यह वही शुरुआत वाला स्टडी रूम था जिसकी दीवारें खिसक रही थी। वो दीवारों के बीच पिसने से पहले हताशा में पहेली का कोड सुलझाने की कोशिश करता है। बैंक को फायरप्लेस अंगीठी के अंदर एक गुप्त रास्ता मिलता, दीवारें कमरे को पूरी तरह कुचले। उससे ठीक 1 सेकंड पहले वो संकरी चिमनी में घुसकर अपनी जान बचा लेता है। बेन चिमनी से बाहर निकलकर गेम मास्टर के कंट्रोल रूम में पहुंचता है, जहां उसका सामना इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड से होता है। गेम मास्टर बताता है कि अमीर लोग इस बात पर सट्टा लगाते हैं कि हादसों में बचे इन लोगों में से कौन आखिरी तक टिकेगा। जब वो बेन को आखिरी गवाह मिटाने के लिए गला दबाकर मारने लगता है, तभी अचानक जोई कमरे में आ धमकती है। जोई, जिसने तोड़े हुए पाइप के ऑक्सीजन मास्क से खुद को अस्पताल वाले कमरे में बचा लिया था, बेन के साथ मिलकर गेम मास्टर पर लोहे के पाइप से हमला कर देती है। बेन और जोई मिलकर गेम मास्टर को पछाड़ देते हैं और उसे गोली मारकर ढेर कर देते हैं। वे माइनोस की उस इमारत से भाग निकलते हैं और पास के अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं।
6 महीने बाद पुलिस को माइनोस की इमारत से कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि सब कुछ साफ कर दिया गया था। जोई बेन से मिलती है और ध्यान दिलाती है कि डॉक्टर वुटा न्यू का असली मतलब नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जोई बेन को अपने साथ मैनहट्टन जाने के लिए मनाती है ताकि वे माइनोस की मेन कंपनी का पर्दाफाश कर सकें। दूसरी तरफ माइनोस की एक सीक्रेट लैब में पजल मेकर एक प्लेन के अंदर एस्केप रूम का नया सिमुलेशन तैयार कर रहा होता है। सिमुलेशन में प्लेन को क्रैश होते दिखाया जाता है, जिससे साफ था कि माइनोस जोई और बेन की अगली फ्लाइट को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी खौफनाक मोड़ पर फिल्म खत्म हो जाती है।